नमस्ते एंड वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि हमारी कॉमन नॉलेज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो इसको आप डिटेल में समझिएगा, क्योंकि तब जाकर आपको रियल इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट की पॉलिसीज समझ में आएगी, आरबीआई की पॉलिसीज को समझ लोगे आप आराम से। तो इन्फ्लेशन और उसको मापने के इंडेक्सेस के बारे में, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको करंट की न्यूज़ बताता हूँ। अभी गवर्नमेंट ने डाटा पब्लिश किया है अप्रैल का, उसके अंदर आपकी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.29% है और आईआईपी और इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन 22% से ग्रोथ किया है मार्च में। ये 22% से ग्रोथ क्यों किया है? ये क्योंकि पिछली बार मार्च में अपने लॉकडाउन लग गया था तो एकदम से यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा आ गई है। इवन हमारा ये टॉपिक नहीं है आईआईपी, ये इन्फ्लेशन से बाहर है चीज़ें। तो हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन पर फोकस कर रहे हैं। तो अभी इन्फ्लेशन हमारी 4.29% है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये आपके पास 2021 में है और ये 2020 में, 19-20 में के लास्ट में था, और ये 20 में जाके क्या हो गया था आपका 6.2% ड्यू टू कोविड-19। हाँ दोस्तों, कोविड-19 के आने से लॉकडाउन लगा और उसमें क्या हो गया था, एकदम से इन्फ्लेशन अप हो गई थी। जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो टारगेट है 4 to 6% के बीच में आपका इन्फ्लेशन को रखना मार्केट में, इकोनॉमी में, उससे ये काफ़ी दूर चला गया था, 6.2 हो गया था। लेकिन अब दोबारा से आरबीआई ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रिवर्स रेपो रेट और दूसरी जो बेंचमार्क होते हैं उनको इस तरह से एडजस्ट किया कि उसको वापस से हम 4.29% पर लाने में कामयाब हो गए हैं। अभी मैं आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताऊंगा। इन्फ्लेशन 3 टाइप का होता है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और बिल्ट इन। हाँ दोस्तों, और 2 प्रकार का अलग से बांट सकते हैं हम। उसमें होता है आपका एक तो कोर इन्फ्लेशन और एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन एक्चुअल में होता क्या है। इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड के दौरान, एज यूजुअली एक साल के दौरान आपने कोई, मान के चलो, गुड्स एंड सर्विस, आपने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की इमेजनरी बास्केट बना ली और उसके अंदर डेली लाइफ की जो एसेंशियल गुड्स हैं उनको इसके अंदर रखा, और फिर हमने उसकी टोटल वैल्यू को कैलकुलेट किया। लेट्स सपोज कि अगर ये 10,000 रुपये आई और अगली साल इन्हीं गुड्स की वैल्यू आपका ओवरऑल बढ़कर क्या हो गई है, 12,000 हो गई है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर इन्फ्लेशन हमारी कितनी परसेंट से बढ़ गई है, 20% से। आपकी यहाँ पे कह सकते हो आप क्या बढ़ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के एवरेज प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पर 20% इन्फ्लेशन रेट है। तो ये होती है इन्फ्लेशन। देखिए, एक प्रकार से मार्केट में प्राइसेज एकदम से क्यों बढ़ेंगे कि एकदम से कंज्यूमर बढ़ जाएं, है ना, डिमांड करने वाले बढ़ जाएं। देखिएगा, ये क्यू लगी हुई है लाइन में लेने वालों की, और अभी क्या हो गया, वहाँ पर सप्लाई क्या थी, कांस्टेंट थी। क्या थी, सप्लाई कांस्टेंट थी। तो आपके जो कंज्यूमर हैं वो डिमांड करने वाले बढ़ गए हैं, तो सीधी बात है, प्रोडक्शन कांस्टेंट है तो आपको क्या बढ़ाने पड़ेंगे, प्राइसेस को अप करना पड़ेगा। क्योंकि जब प्राइसेस को अप करोगे तो तभी उसकी जो कंज्यूमर है वो, कुछ कंज्यूमर पीछे हट जाएंगे कि भाई हम इस प्राइस में नहीं लेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड हो जाएगा। सेकेंड रीजन है इन्फ्लेशन बढ़ने का, कॉस्ट हमारी बढ़ जाए। जैसे कि जो हम रॉ मटेरियल आपके फैक्ट्रीज में जो बनती है, जो भी प्रोडक्शन, उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल आता है उसकी ही कॉस्ट बढ़ जाए। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपके मोस्टली यूज होते हैं एज ए इनपुट इन दी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। अगर उनके अंदर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कॉस्ट ही बढ़ जाए तो हम क्या कहेंगे, जैसे कि ये हीलियम आता है, ये गुब्बारे बेचने वाला है। हीलियम पहले $10 का आता था, अब कितने का आ रहा है, $20 का आ रहा है। तो हाँ भाई, हम अब हीलियम को $5 में नहीं $10 में बेच पाऊँगा। तो इस तरह से उसकी कॉस्ट ही बढ़ गई है। और एक्चुअली जो ये 6.2% हुई थी ग्रोथ रेट इन 2020 इंडिया में, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं थी। डिमांड तो यहाँ पे अपनी कम थी क्योंकि यहाँ पर लाइवलीहुड चले गई थी, जॉब चली गई थी लोगों की। बट इंडिया में ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थी और कॉस्ट के बढ़ने से ये इन्फ्लेशन आई थी। यहाँ पे याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कॉस्ट क्यों बढ़ी थी, आपको याद होगा, जून में या मई या जून में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने फसलों के एमएसपी को बढ़ा दिया था। और एमएसपी के बढ़ने से सीधी बात है कि जो रॉ मटेरियल आपको
फैक्ट्रीज़ में यूज़ करना है वो मोस्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आता है। तो एमएसपी बहुत सारी फसलों पर, जैसे कि 17 से 18 फसलों पर एमएसपी बढ़ा दिया था, बढ़ गया। तो अब क्या होगा, वहाँ पर जो इनपुट है वही महंगा जाएगा, तो बनेगा भी तो महंगा ना, कॉस्ट भी तो बढ़ गई वहाँ पर उसकी। तो इस तरह से वहाँ पर ओवरऑल इन्फ्लेशन अब गई थी। अब सवाल ये है कि जैसे फार्मर्स को एमएसपी नहीं मिलता, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारी जगहों पे उससे कम पे मिलता है। अब वो एमएसपी पे कौन बेचता है, वो बिचौलिए बेच देते हैं दोस्तों। कोई भी फसल जिसका एमएसपी होता है वो बिना एमएसपी के बिके नहीं रहती। हाँ, फार्मर से तो बिना एमएसपी बिक जाती है वो, लेकिन जो बिचौलिया होता है उसको वहाँ पर कम प्राइसेस में लेकर गवर्नमेंट को या जहाँ पर उसको देना है वो एमएसपी से कम नहीं देता। ये ध्यान रखना मेरी बात। अब आगे चलते हैं। तो ये हमारी दो तरह की इन्फ्लेशन हो गई। अब है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, जैसे कि आपकी जो वर्कर है उनकी वेज ही बढ़ गई हो, उनका काम करने का मेहनताना ही बढ़ गया हो, या फिर दूसरे जो भी वहाँ पर मशीन्स लगी हैं उनके प्राइसेस बढ़ गए हों, है ना। और ऐसे इस तरह से आपका क्या कह सकते हो कि बिल्ट इन प्रोडक्ट के बनाने में ही कॉस्ट बढ़ जाए, तो वो वहाँ पर क्या होगी, ये होगी। और यहाँ पर अगर मैं कोर इन्फ्लेशन की बात करूँ तो उसको ऐसे समझो कि जैसे जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है दोस्तों, पूरे के पूरे गुड्स एंड सर्विसेज को जो भी आपने इस बास्केट में लिया है, जो यहाँ पर 20% आई है, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल था। और हेडलाइन इन्फ्लेशन में से आपने वोलेटाइल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो ये क्या आ जाएगी, कोर इन्फ्लेशन। अब ये कोर वोलेटाइल गुड्स क्या होती हैं, वोलेटाइल गुड्स होती हैं जैसे कि वेजिटेबल्स के प्राइसेस या फूड ग्रेन्स के प्राइसेस, ये डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है ना, बहुत सारी वेरिएशन होती है इनके प्राइसेस में। और साथ में आपका ऑयल एंड पेट्रोलियम प्राइसेस, क्योंकि इनके प्राइसेस भी इंटरनेशनली अप एंड डाउन होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन आपकी बहुत ज़्यादा होती है, जल्दी जल्दी होती है। इस करके अगर हम इसको निकाल दें, इन चीज़ों के प्राइसेस को इस गुड्स से निकाल दें, तो क्या होगा, वहाँ पर हेडलाइन इन्फ्लेशन आ जाएगी जो रियल में रिप्रेजेंट करेगी। इसको कोर इन्फ्लेशन को कौन यूज़ करता है, गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसीज़ में काफ़ी यूज़ करती है, ये जानने के लिए कि अभी हमको किस तरह के मेजर्स लाने की ज़रूरत है, कौन से रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। तो अभी हम इसके मापक को देख रहे हैं, इंडेक्सेस को देख रहे हैं, WPI, CPI और PPI। हाँ दोस्तों, इनके बारे में तो आपने सुना होगा। ये PPI क्या है, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स। हाँ, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं एक बेसिक जो सप्लाई चेन है वो बना रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपका एक फैक्ट्री आएगी, उसके बाद आपका होलसेलर आएगा, फिर रिटेलर आएगा, फिर कंज्यूमर आएंगे। तो ये है बेसिक हमारी, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सप्लाई चेन। यहाँ पर फैक्ट्री से जो प्रोडक्शन बनता है वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर उसको रिटेलर्स को देता है, और फिर रिटेलर से आप क्या है यहाँ पर ये कंज्यूम करते हैं। ओके, अब हमारे पास बेसिकली 3 चॉइसेस है जहाँ पर हम प्राइसेस को डिटेक्ट कर पाएंगे कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं। एक तो है फैक्ट्री, जब फैक्ट्री के अंदर जो भी इनपुट आती हैं वहीं पर हम उनको क्या कर लें, डिटेक्ट कर लें कि यहीं पे पता चल जाए हमको कि अब फैक्ट्री की कॉस्ट बढ़ गई, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई, तो आपका जो प्राइसेज है वो क्या होने वाले हैं, डिटेक्ट होने वाले हैं। और एक है हमारे पास चॉइस कि हम होलसेलर के पास जो प्रोडक्शन आ रहा है बन के, वहाँ पर आप प्राइसेस को चेक कर लो, क्योंकि वो होलसेलर के पास आपको चेक करना काफ़ी इजी रहेगा, यहाँ पर डाटा इजीली अवेलेबल रहेगा। और फिर उसके बाद आपका जो रिटेलर्स हैं और रिटेलर से कंज्यूमर होते हैं ये खरीदेंगे। तो अब यहाँ से ही पता चल सकता है आपको कि अब प्राइसेस क्या हैं और अब बढ़े हैं या घटे हैं। तो दोस्तों ये 3 स्टेजेस पर आप अलग अलग तरीके से इन प्राइसेस को डिटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, इनके अंदर दिक्कतें क्या है, जो फैक्ट्री के अंदर हम चीज़ों को देखेंगे वहाँ पर ट्रूली हमको ये पता नहीं चल पाएगा कि हमको गवर्नमेंट को कौन सा मेजर लेना है, फिस्कल पॉलिसी में या मॉनेटरी पॉलिसी में। वो कैसे देखिएगा, जब यहाँ से फैक्ट्री से होलसेलर के पास प्रोडक्शन आया तो यहाँ पर जो हमने टैक्स थे वो एक्सक्लूड टैक्स भी लगाए, गवर्नमेंट की रिवेन्यू आई यहाँ से, है ना। और यहाँ पर भी आपका होलसेलर से जब रिटेलर्स पे आए तो यहाँ पर भी टैक्सेस लगे हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 जगह टैक्सेस लगे हैं जहाँ से गवर्नमेंट की रिवेन्यू हुई है, और यहाँ पर जो रिवेन्यू हुई है वो भी किसके अंदर जुड़ी है, प्राइस के अंदर।
लास्ट में, क्योंकि जब आप देखते हो कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उसके अंदर लिखा होता है जीएसटी इंक्लूडेड, यानी कि जो टैक्स होते हैं उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, टैक्स के जुड़कर उसका प्राइस को मापा जाता है कोई भी, है ना, जितनी भी गुड्स हम कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पर। ओके, अब यहाँ पे जो पीपीआई था वो इस तरह से, यहाँ पर टैक्स नहीं जुड़ा था तो हमको क्या पता चलेगा, क्या पता हम गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी ही खराब हो, डब्ल्यूपीआई को यहाँ पर मापते हैं और पीपीआई को यहाँ पर मापते हैं। यहाँ पर भी आपका जो एक तो ये टैक्स एक्सक्लूड है जो होलसेलर से रिटेलर पर जाने पर लगता है। ओके, दूसरा, कंज्यूमर की डिमांड को डिटेक्ट किए बिना आप यहाँ पर एक्चुअल इन्फ्लेशन को नहीं निकाल पाओगे। तीसरा, जो सीपीआई है उसको हम रिटेलर्स पर निकालते हैं, यानी कि जो कंज्यूमर डिमांड करते हैं वहाँ पे निकलता है। अभी आपने ऊपर देखा भी होगा रिटेल इन्फ्लेशन 4.29% थी। यहाँ पे आपका टाइम लैग होता है, यहाँ से चीज़ें आने, फैक्ट्री से होलसेलर और रिटेलर तक आते आते एक टाइम लैग लेके बनती है चीज़ें, और फाइनल में जब कंज्यूमर इसको कंज्यूम करता है यहाँ पे, तब जाके वहाँ पर प्राइसेस को डिटेक्ट करोगे तो आप ट्रूली मार्केट की, है ना, मार्केट की इन्फ्लेशन को आप डिटेक्ट कर पाओगे, जो कि आपके कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल होगी। और जो भी पॉलिसी अब आप सीपीआई को लेकर लोगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर लोगे, बनाओगे, या तो आप फिजिकल पॉलिसी अनाउंस कर रहे हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे रहे हो, या फिर आप कोई मॉनेटरी पॉलिसी अपनाना चाह रहे हो, तो जो भी गवर्नमेंट को मेजर लेना है तब आपको क्या लेना पड़ेगा, सीपीआई का डाटा लेना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डब्ल्यूपीआई जो होता है वो किसको दिखाता है, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को दिखाता है, और सीपीआई दिखाता है डिमांड साइड इन्फ्लेशन। ये भी इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, जो कि डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर सप्लाई चेन में दिक्कत है, प्रोडक्शन साइड हमारे कमज़ोर है, वहाँ पर हम डिमांड साइड से अगर प्राइसेस को डिटेक्ट करेंगे तो बेटर पॉलिसी बना पाएंगे हमारी जनता के लिए, यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए। और अगर आप डेवलप नेशन से आते हो जहाँ पर आपकी जो प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट हो चुका है, यानी कि प्राइस अपने मिनिमम कॉस्ट पे चला गया है, एफिशिएंसी पूरी आ गई है वहाँ पे, और प्रोडक्शन साइड यानी कि पूरी की पूरी जो चेन है वो अच्छी तरह से हेल्दी डेवलप हो चुकी है, वहाँ पर आप डब्ल्यूपीआई से ही काम चला लोगे। और दोस्तों, जो इन्फ्लेशन का टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 4% के नियर अबाउट, ये रिक्वायर्ड है। अब कुछ इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में रिक्वायर्ड होती है, वो ज़रूरी होती है प्रोडक्शन साइड के लिए, ये प्रोड्यूसर के लिए इंसेंटिव का काम करती है, जिससे कि और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा आउटपुट बढ़ती है और ज़्यादा प्रोस्पेरिटी आपकी इकोनॉमी में आती है। क्योंकि जब आपके प्राइसेस बढ़ते रहेंगे तो वहाँ पर प्रोड्यूसर इंसेंटिव होगा और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए और ज़्यादा चीज़ों को बनाने के लिए, सर्विस अच्छी तरह से देने के लिए, तो ऑब्वियसली वहाँ पर प्रोडक्शन के लिए आपको एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में ये आपके गुड्स हैं कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का 65% डब्ल्यूपीआई में होता है। और सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, डब्ल्यूपीआई में आप क्या करते हो, ओनली गुड्स को इंक्लूड करते हो, और सीपीआई में आपका, और यहाँ पर जो नंबर होता है 697 आइटम्स को यहाँ पर एक्सक्लूड करते हो इस बास्केट में, और सीपीआई में आपका गुड्स भी और सर्विस भी। यहाँ पर 448 रूरल के लिए, रूरल और अर्बन में ये अलग अलग है, ये यहाँ पर 460 के आसपास है, ठीक है। तो इस तरह से है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा हिस्सा आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर फूड एंड बेवरेजेस को 50% मिला है। तो सीधी बात है ना कि कंज्यूमर क्या करेंगे, यही चीज़ें तो कंज्यूम करेंगे। यहाँ पर कंज्यूमर की वस्तुएँ ज़्यादा, कंज्यूमर के काम की वस्तुएँ ज़्यादा है, इसलिए आरबीआई सीपीआई को देखकर अपनी पॉलिसीज़ को बनाता है और गवर्नमेंट डब्ल्यूपीआई को देख के अपनी पॉलिसीज़ बनाती है। अगर मैं सीपीआई के टाइप की बात करूँ तो इसके कई सारे टाइप होते हैं, जैसे लेबर ब्यूरो और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में आपको सीपीआई अर्बन पॉपुलेशन और सीपीआई रूरल पॉपुलेशन, इसके बारे में आपने सुना ही होगा, ये दो काफ़ी फेमस है। और लेबर ब्यूरो में ये होता है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए और रूरल लेबरर के लिए और एग्रीकल्चर लेबरर के लिए। ये कुछ 5 टाइप के इसके इंडेक्सेस हैं। हम बेसिकली यहाँ पर इन चीज़ों को ही पढ़ते हैं, सीपीआई रूरल और सीपीआई अर्बन, और इन दोनों को मिलाकर कहते हैं हम कंबाइन से ही हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं। अब ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। डेफिनेशन की बात करें तो डब्ल्यूपीआई में क्या होता है, कमोडिटीज़ होती है होलसेल लेवल पर, हम उसके एवरेज प्राइस को चेंज को देखते हैं। और सीपीआई में हम एवरेज चेंज को देखते हैं प्राइसेस के कमोडिटी के रिटेल लेवल पर, है ना, समझ में आया। पब्लिशिंग ऑफिसर यानी कि पब्लिश कौन करता है, जो डब्ल्यूपीआई है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कई बार। और सीपीआई को एनएसओ पब्लिश करता है।
कमोडिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर ओनली गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को भी एक्सक्लूड किया जाता है। इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है तो फर्स्ट स्टेज में ही आपका क्या हो जाता है, ट्रांजैक्शन के इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। और ये फाइनल में जाकर जब कंज्यूमर जो जिस प्राइसेस पे लेगा वहाँ पर मैंने बता दिया आपको, प्राइस पेड बाय मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। यहाँ पर किसके द्वारा प्राइस को देखा जाएगा, जो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दिए हैं उन प्राइसेस को डिटेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पर जो कंज्यूमर पे करते हैं लास्ट में। और इसका बेस ईयर है 2011-12 WPI का, और CPI का है 2012, ये रिवाइज कर दिया था, ठीक है ना। और इसके अंदर जो आपका सर्विसेज होती हैं वो कौन सी होती हैं, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिसेप्शन, अपैरल, फूड एंड बेवरेजेस, हाउसेज एंड मेडिकल केयर। इतनी सारी बहुत सारी इसके अंदर क्या आ गए, फूड आइटम्स भी आ गए और आपकी सर्विसेज भी आ गए। लेकिन इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग इनपुट का 65% शेयर होता है, जो कि मिनरल, मशीनरी एंड मेटल्स एक्सेट्रा होता है। तो ये हमारा मोर प्रोडक्शन साइड को देखने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है WPI। तो ये था एनालिसिस इस पूरी वीडियो का। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन में कितने आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, और उसके अंदर कौन से 3 टाइप के होंगे, उसको मुझे कमेंट में लिख के बताओ। और आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।